गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज के इस महेश नवमी के पावन अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित तहसील बीड़ तहसील माहेश्वरी सभा, महिला मंडल, युवा मंडल, इनके सभी पदाधिकारी, मान्यवर सभासद, मंच पर उपस्थित इस समाज के अग्रगण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ सम्मानीय महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे महेश भाई बहनों को सादर नमन, वंदन, अभिवादन। जय महेश, जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी को महेश नवमी की एवं माहेश्वरी वंशोत्पत्ति दिवस की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों का विशेष अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार का भव्य दिव्य आयोजन, इस प्रकार की अद्भुत अनुभूति मुझे स्वयं को, मेरे परिवार को देने के लिए इस महेश नवमी के पावन अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता के हेतु निमंत्रित करने हेतु जिन्होंने सुझाव रखा, जिन्हें अनुमोदित किया, जिन्होंने उसे पारित होने दिया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रित किया, सम्मानित किया। समाज के विशेष विभूतियों के साथ में प्रत्यक्ष परिचित होना, उनके साथ मंच साझा करना और इस प्रबुद्ध सभागार के सामने मुझे अपना मंतव्य अभिव्यक्त करने का अवसर दिया, ये मेरे गौरव की बात है। आयोजकों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे 60 मिनटों का समय दिया है। मैं तय सीमा में अपनी बात समाप्त करूंगा। आयोजक निश्चिंत रहे। आज मैं यहाँ पर जिस विषय पर बात करने आया हूँ, वो बात शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ। मैं जिस विषय पर आपके सामने बात रख रहा हूँ, उसकी किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा मैंने प्राप्त की नहीं है। मैं अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ, मैं इस विषय का अधिकारी व्यक्ति भी नहीं हूं। ना कि मेरा यह दावा है कि मैं एक सफल सुप्रसिद्ध उद्योजक हूं। मैं इस प्रतिभा एवं प्रतिमा का धनी भी नहीं हूं कि इस प्रबुद्ध सभागार को संबोधित कर सकूं, उद्बोधित कर सकूं। मैं केवल एक सामान्य उद्योजक हूं। सामान्य ज्ञान, जिज्ञासा, तर्कसंगत वैचारिक क्षमता, अटूट ईश्वर निष्ठा के साथ पिछले 30 वर्षों में मैं उद्योग व्यापार करते करते जो अनुभव प्राप्त किया, वो आपके सामने संक्षिप्त में रखने वाला हूँ, आपके साथ में वार्तालाप करने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जाते समय आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार लेके जाऊंगा। यहाँ के युवाओं से बहुत सारा ज्ञान लेके जाऊंगा, इसमें मुझे कतई शंका नहीं। आज का मेरा यह वक्तव्य 3 चरणों में रखूंगा। प्रथम चरण में मेरी जीवनी, मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी। उम्मीद है कि इसे यहाँ उपस्थित युवाओं में, नवोदित उद्यमियों में प्रेरणा मिले। द्वितीय चरण में मैं सफलता का मंत्र एवं व्यावसायिक सूत्रों की चर्चा करूंगा। इससे उम्मीद है कि यहाँ के युवाओं में, नवोदित उद्यमियों में ये दिशा दर्शन हुए। और तृतीय अंतिम चरण में हमारे परिवार का समाज के प्रति अनुराग, दायित्व और योगदान के बारे में बताऊंगा। प्रथम चरण की शुरुआत करता हूँ मेरी जीवनी। हमारे परदादा आदरणीय गोपाल दास जी झंवर जोधपुर राजस्थान की भूमि त्याग कर
जलगांव के एक छोटे देहात सिंदूनी यहाँ बसे। साईखेड़ा नाम का 3000 बस्ती का छोटा देहात, तहसील निफाड़, जिला नासिक। यह मेरा ननियाल। यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी की छोटी की खोली में मेरा जन्म हुआ 1970 में। हमारी माता राधाबाई, उनके माता पिता की इकलौती संतान, मुझे मामा मौसी नहीं। यहाँ पर मेरा बचपन गया, प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की। पैतृक गांव वो भी एक छोटा देहात सिंदूरनी, तहसील जामनेर, जिला जलगांव। यहाँ पर मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। दोनों ही जगह पर जिला परिषद मराठी मुलांची शाळा, माध्यम मराठी। स्कूल 3 किलोमीटर दूर, पैदल जाना पैदल आना। उन दिनों हमारी जो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, इसका संक्षेप में ब्यौरा मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे ये बताते समय कतई संकोच नहीं कि हम शुरू से धनवान, संपन्न, समृद्ध तो थे ही नहीं। हालांकि अभी भी नहीं हूं, क्योंकि इसकी व्याख्या, परिभाषा काल पर पे, स्थान पर पे बदलती जाती है। रहने को सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान तो थे नहीं, लेकिन हम चुपकी बस्ती में भी कभी रहे। 20 बाय 10 की एक खोली, यही हमारा हॉल, बेडरूम, किचन। यहाँ पर मम्मी पापा के साथ हम 5 भाई बहन रहते थे। घर में फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, रसोई में स्टोव, गैस, फ्रीज नहीं, रेडियो, टेप, टीवी जैसा मनोरंजन का कोई साधन नहीं, साफ सुथरे जलपान की कोई व्यवस्था नहीं, शौच शुद्धि के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं। सुबह सुबह लोटा लेके जंगल जाना पड़ता था। मम्मी का मिट्टी के चूल्हे पे रसोई करना, गोवंश गोबर से घर लिपना। बारिश के दिनों में काफी फजत होती थी, 10 जगह पर पानी गिरता था, बर्तन रखने पर भी घर गीला होता था, गलियां कच्ची, गलियों में भी कीचड़ होता था। हमारी स्कूल भी किसी प्रकार की थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। इसी में हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। 10वीं कक्षा, बोर्ड की एग्जामिनेशन सेंटर जामनेर, तहसील का गांव, 30 किलोमीटर दूर। बस से जाना, बस से आना, एक बस चुकी तो 2 घंटा अगली बस की प्रतीक्षा करना। हम सब जो जानते हैं कि 10वीं बोर्ड की एग्जाम में पहले दिन की पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण होती है, हम तो आने जाने में ही थक जाते थे। 10वीं कक्षा का परिणाम आया। हेडमास्टर जी ने सब छात्रों को हॉल में बिठाया और बताया कि मैं एक चौक से इस ब्लैक बोर्ड पर जितने नाम लिख रहा हूं, उतने उत्तीर्ण हुए अन्य लोगों ने, अन्य छात्रों ने अगले वर्ष सफल कोशिश करना। 150 छात्र 10वीं की परीक्षा में बैठे थे। ब्लैक बोर्ड पर हेडमास्टर जी ने केवल 15 नाम लिखे। इसका मतलब 10% का परिणाम आया। इन दिनों हम सब लोग जानते हैं कि आजकल कई स्कूलों में कई वर्षों से 10वीं कक्षा का परिणाम 100% आता है, 100%। सौभाग्यवश हेडमास्टर जी ने प्रथम क्रमांक पर मेरा नाम लिखा, दिगंबर जयकिशन जो, और उस दिन 10वीं की कक्षा में मैं प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ। आप अनुमान लगा सकते हो तो किस प्रकार का शिक्षा का स्तर उन दिनों में रहा होगा। ऊंचे क्रमांक में जो विद्यार्थी, जो छात्र उत्तीर्ण होते थे, वो केवल 2 शाखाओं में अपना भविष्य निर्माण करते थे, डॉक्टर या इंजीनियर। मैंने डॉक्टर बनने की सोची, नासिक पहुंचा, 93 में डॉक्टर बना। डॉक्टर बनते ही मेरे सभी मित्र, क्लासमेट्स ने अपने अपने गांव में जाके
क्लिनिक शुरू कर दिया। मेरे परिवार की भी इच्छा थी कि मैं भी शेंदुर्नी में मेरे गांव में अपना क्लिनिक शुरू करूं, लेकिन मुझे वहां रहना नहीं था। मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना था, वो गुरबत की जीवन से बाहर आना था। पढ़ाई के दौरान मैं अक्सर मेरे दो भाई शाहपुर मुरबाड़ में मेडिकल जनरल प्रैक्टिस करते थे, उनके पास जाता था। उनके क्लिनिक में जो रुग्णों की भीड़ होती थी और शाम को जो पैसों की पूंजी जमा होती थी, वो मुझे हमेशा से आकर्षित करती थी। तो मैंने उन्हीं दिनों सोचा कि मैं थाना जिला की किसी तहसील में जाके अपना क्लिनिक शुरू करूं। इस प्रकार से घर वालों का विरोध लेकर, घर से 1 रुपया भी ना लेकर मैं एसटी बस पकड़कर पालगढ़ पहुंचा। गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि उसके बाद आज तक मुझे एसटी बस में कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ी। पालगढ़ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसे मैंने या मेरे परिवार ने कभी नक्शे में भी नहीं देखा था, जहां पर मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं, अपने समाज का कोई घर नहीं, मेरा मित्र नहीं, मेरा परिचित नहीं। इस प्रकार की अनभिज्ञ जगह पर जाकर मैं पहुंचा। जीवन यापन के लिए मैं एक अस्पताल में आरएमओ की जॉब की, ₹2000 महीना। रहने खाने पीने की व्यवस्था तो हो गई। सुबह शाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर को असिस्ट करता था। दोपहर में विश्रांति की जगह पर क्लिनिक की जगह ढूंढने निकलता था। 3 महीनों के मेहनत में मुझे एक क्लिनिक की जगह मन पसंदीदा मिल गई। मुरबाड़ वाले किरण भैया से मैंने 10,000 उधार लाया और क्लिनिक के लिए जो जरूरत होती है, पेशेंट लिखने के लिए एक टेबल, लिखने के लिए एक टेबल, बैठने की एक चेयर, बाहर 4 प्लास्टिक की कुर्सियां, एक पर्दा, एक फैन, एक ट्यूब के साथ मेरा क्लिनिक 94 में शुरू हो गया। हमारे इष्ट दैवत भगवान दत्तात्रेय की असीम अनुकंपा से रोज 10, 20, 30 प्रकार के रुग्णों की संख्या बढ़ती गई और 1 वर्ष के अंत तक मैं 100 रुग्णों को देखने लगा। अर्थार्जन बढ़ते गया, आत्मविश्वास बढ़ते गया। केवल 3 महीनों में किरण भैया का उधार सधन्यवाद चुकाया। 1 वर्ष के अंत तक जो जगह हमने किराया का करार करके लेते हैं, उसको खरीद लिया 3.5 लाख रुपए में। उसके बाद केवल 6 महीनों के बाद, मतलब 1.5 साल में, मैंने मेरी मारुति फ्रंटी कार ली। 95 की बात कर रहा हूं। आप विश्वास करो, उन दिनों में मारुति पाना धनवान होने की निशानी समझी जाती थी। 1.5 वर्ष में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, इतवार को भी काम करता था। जैसे ही मारुति आई, 7 दिनों की विश्रांति ली। मारुति का ड्राइवर के साथ मैं निकला मेरे करीबी रिश्तेदारों को, मित्रों को मिलने। 7 दिन में महाराष्ट्र में जितने हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको मिल के आया। दिगंबर जयकिशन झोवर की मेडिकल जनरल प्रैक्टिस बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। अभी वो धनवान बनने जा रहा है, इसका सफल प्रदर्शन करके आ गया। जैसे ही मेडिकल स्टोर की सफलता ने मुझे प्रेरणा दी कि अर्थार्जन के और स्रोत निर्माण करूं। डॉक्टर के लिए सबसे आसान उद्योग जो होता है, एक मेडिकल रिटेल स्टोर। राजू दादा, मेरे बड़े भाई साहब, उनको शेंदुर्नी गांव से बुलाया। उनकी मदद से गुरुकृपा मेडिकल स्टोर हमने शुरू किया। राजू दादा पिताजी के साथ में शेंदुर्नी में किराना दुकान चलाते थे। आप लोग सब जानते हैं, डॉक्टर की जो लिखाई प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उसको पढ़ना और सटीक दवाई देना बड़े जोखिम और जिम्मेदारी का काम होता है। उन दिनों में सुबह शाम मैं ओपीडी देखता था और दोपहर में राजू दादा को ट्रेनिंग देने जाता था। 1 साल भर में राजू दादा को महिरत हासिल हो गई और बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक उसने मेडिकल स्टोर चलाया।
पिताजी की किराना दुकान गांव में अभी भी चल रही थी, यहाँ पर अलग का मेडिकल स्टोर चल रहा था, मेरी क्लिनिक चल रही थी। अब हमारे तीन तीन अर्थार्जन के स्रोत निर्माण हो गए, हम बहुत खुश थे। अगले 2 वर्षों में स्वयं की शादी, भाई बहनों की शादी की। कुछ वर्षों बाद मम्मी पापा नाना जी पूरे परिवार को पालघर में स्थलांतरित किया। मेडिकल स्टोर की सफलता ने हमारी लालसा और बढ़ाई। उन दिनों में शाम को खाना खाने के बाद राजू दादा और मैं बाहर टहलने निकलते थे। एक नवरत्न केवम का कलकत्ता पान लेते थे, आधा वो खाता था, आधा मैं खाता था। 1 घंटा चर्चा करते थे, पान पर चर्चा, और एजेंडा केवल एक ही होता था, उद्योग व्यापार का विस्तार कैसे करे, आमदनी कैसे बढ़ावे और जल्द से जल्द धनवान कैसे बने। मेडिकल स्टोर की सफलता ने हमें प्रेरित किया उसी क्षेत्र में विस्तार करने के लिए। हमारी नजर गई होलसेलर पर। हमने सोचा ये होलसेलर हमारे जैसे हजारों रिटेलर्स को दवाई देता होगा, जरूर इसका उद्योग बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी होगी। इस विचार ने हमें प्रेरित किया, रिटेल मेडिकल स्टोर बंद कर दे, होलसेल शुरू कर दे। हमने होलसेल शुरू किया, बहुत सफलतापूर्वक चलाया। हमारी आमदनी 5 गुना बढ़ गई। फिर से सफलता, फिर से लालसा और कुछ करने की महत्वाकांक्षा जागृत हुई। होलसेल मेडिकल स्टोर्स करते समय मार्केटिंग कंपनियों की दवाई जो हम बिकते थे, हमारी नजर अब गई मार्केटिंग कंपनियों पर। हमने सोचा ये मार्केटिंग कंपनियों वाले दवाई खुद के ब्रांड्स की बनाते हैं, और हमारे जैसे कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितने जिले में कितनी जगह पर दवाई जाके बिकता होगा। इसका मतलब इसका व्यापार का विस्तार बढ़ा, इसका उद्योग बढ़ा, इसकी आमदनी जरूर बढ़ी होगी। बस ये इस विचार ने हमें प्रेरित किया कि स्वयं की मार्केटिंग कंपनियां शुरू करूं। सौभाग्यवश पालघर क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कार्यरत है। उनसे संपर्क किया, सलाह मशवरा की। 10, 20, 30, 40, 50 प्रकार के टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ऑइंटमेंट जो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए रोज लिखने के लिए लगते हैं, उसका प्रोडक्ट बास्केट बनाया अपने ब्रांड्स में। पालघर क्षेत्र में 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये व्यापार शुरू किया मार्केटिंग का। उसमें सफलता मिलती गई, आत्मविश्वास बढ़ते गया, तो हमने पूरे महाराष्ट्र में उसका विस्तार किया। और आत्मविश्वास बढ़ने के बाद में इसको अंतर्राज्यीय आसपास के राज्यों में भी उसका विस्तार किया। आज यह व्यापार आज भी पिछले 30 साल से अविरत सफलतापूर्वक चल रहा है। मार्केटिंग के लिए नए नए प्रोडक्ट डेवलप करना, तो मुझे बार बार मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना पड़ा। मैन्युफैक्चरर्स के ओनर्स के साथ सलाह मशवरा करना, बातचीत करना। और मार्केटिंग की तो सफलता मिली थी, तो फिर वापस लालसा जागृत हुई। अब हमारी नजर गई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। हमने सोचा ये मैन्युफैक्चरर मेरे जैसे कितनी मार्केटिंग कंपनियों को दवाई बता के देता होगा, इसका मतलब जरूर इसका उद्योग बढ़ा, इसकी आमदनी जरूर बढ़ी होगी। बस इस विचार ने हमें अपना स्वयं का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना, उसे सफलतापूर्वक चलाना, एक मार्केटिंग कंपनी शुरू करना, उसको सफलतापूर्वक चलाना, 2 भिन्न बातें होती है। इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो मिनिमम 3 बातें होती है, सबसे फार्मा क्षेत्र का औपचारिक शिक्षा होना, फार्मा क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना, और निवेश के लिए बड़ी पूंजी का होना। ये तीनों चीजों की
कमी, तीनों चीजों का अभाव मुझ में था। केवल एक बात थी, जोश और जिद। फैक्ट्री तो लगानी है। डर ये लग रहा था, अगर अगर हम लोग इसमें अकेले करेंगे, अगर असफल हुए तो कहीं के नहीं रहेंगे। इन दिनों जैसे स्टार्टअप जाके पिच करते हैं, उन दिनों में जाके मेरे निवेशकों के साथ में पिच किया, 5 निवेशकों को तैयार किया और उनके साथ में मिलकर हमने तारापुर एमआईडीसी में एक प्लॉट आवंटित किया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया और 2007 में प्लॉट लिया। 2003 में, 2007 में हमारी पहली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तारापुर एमआईडीसी में बड़ी कठिनाइयों, बड़ी परेशानियों के बाद में शुरू हुई। शुरू में 2 वर्ष मैं उस कंपनी को चला रहा था। मुझे उस उद्योग में रुचि भी आ रही थी। पालघर यह क्षेत्र मुंबई से काफी करीब होने की वजह से, और आप सब लोग जानते हो कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसेस मुंबई में है, मुंबई से पास होने की वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्राथमिकता मिलती है। तो शुरू से हमारी कंपनी बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। प्रोडक्ट डेवलप होते गए, प्रोडक्ट बास्केट बढ़ा, कस्टमर्स बेस बढ़ते गए, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाना शुरू किया, सब अच्छा चल रहा था। 2 वर्षों के बाद में 5 डायरेक्टर्स में अनबन होनी शुरू हुई। मेरा फैक्ट्री जाना बंद हो गया, उद्योग धीमे पड़ता गया, खर्चा ज्यादा, आमदनी कम, बैंक की ईएमआई, क्रेडिटर्स के पैसे, सैलरीज, एक्सपेंसेस थकने लगे। और अन्य डायरेक्टर्स ने उस कंपनी को चलाने की जो असफल कोशिश की, उसने सब लोगों को परेशानी में डाल दिया। और सब लोगों की पर्सनल गारंटी दी हुई थी बैंक में, इसलिए भी सब लोग चिंतित थे। और लगातार 3, 4, 5 वर्षों तक उन्होंने चलाने की कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हुए। अंत में दिन प्रतिदिन नुकसान बढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था आज या कल कभी भी ये कंपनी एनपीए में जा सकती है। अंत में सब लोगों ने बैठकर विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि इस कंपनी को हम लोग बेच देते हैं। नुकसान में जाने वाली कंपनी को खरीदने के लिए कोई आगे आता नहीं। डिस्ट्रेस सेलिंग जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेलिंग। हमने अपनी कंपनी आधे कीमत में भी बिकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई खरीदने वाला आगे आया नहीं। दिन ब दिन नुकसान बढ़ते जा रहा था। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ऐसा होता है, आप बंद भी नहीं कर सकते, बंद हो गया तो आपका खत्म हो गया। और एक बार कोई चीज बिकने की दिमाग में ले ली तो कोई भी उसको गंभीरता से चलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। भाई साहब के साथ रात को टहलते समय जो पान पर चर्चा होती थी, हम लोग बातचीत किया कि इस कंपनी पे शुरू के 2 वर्ष हमने सफलतापूर्वक चलाए थे, मुनाफा हमने देखा था, मुझे उसमें रुचि भी थी, मुझे एक आत्मविश्वास भी था कि आज भी मैं एक कंपनी सुचारू रूप से चला सकता हूं। इस विचार से हमने मन बनाया कि ये कंपनी हम स्वयं खरीद लेते हैं। संचालकों के पास प्रस्ताव रखा, आज आप ये कंपनी बिकते हो तो आपको आधा पैसा भी नहीं आएगा और वो भी पैसे लेने में कोई तैयार नहीं। मैं आपको पूरा पैसा देने को तैयार हूं, आपकी लागत का 100% पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, रकम नहीं। आप मुझे केवल 18 महीनों का समय दें, मैं एग्रीमेंट करके आपको पीडीसी देता हूं और इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे क्लियर हो जाएंगे। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप मुझे शेयर्स ट्रांसफर कर देना। सब लोगों ने ये प्रस्ताव एक मत से पारित किया, एग्रीमेंट बन गया। 2013 में मैं हमारी जो पहली कंपनी इंपल्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का 100% मालिकाना हक के साथ स्वामित्व मुझे मिला। जो डूबने वाली कंपनी को मैंने साहस के साथ लिया। अभी भी मेरा ओपीडी क्लिनिक चल रहा था, सुबह शाम मैं ओपीडी देखता था। राजू भाई सुबह से शाम तक फैक्ट्री में बैठे थे। दोपहर के टाइम पर मैं
फैक्ट्री जाता था, या हमारे कस्टमर जो है मुंबई में बैठे मर्चेंट एक्सपोर्टर, उनको मिलने जाता था, लोकल की भीड़ में धक्के खा खा के जाता था। उन दिनों में आप विश्वास करो, मैं दोपहर का खाना खाता नहीं था, पीता था। रोटी सब्जी दाल चावल मिक्सर में निकालकर एक लोटे में मेरे दोपहर का खाना तैयार रहता था, मैं वो खाना पीता था और दौड़ता था। इस प्रकार की कड़ी मेहनत का एवं भगवान दत्तात्रेय की अनुकंपा का परिणाम ऐसा हुआ, हमने केवल 6 महीनों में हमारे सभी डायरेक्टर्स का जो बकाया था, जो 18 महीने की अपेक्षा केवल 6 महीनों में दे दिया। अगले 6 महीनों में हमने बैंक का कर्जा दे दिया। केवल 1 वर्ष के अंदर जो एनपीए में जाने वाली कंपनी, जो नुकसान में जाने वाली कंपनी डेट फ्री बन गई। आपको बताते समय बड़ा हर्ष होता है कि वो 5 डायरेक्टर्स ने केवल एक, यानी कि मैं माहेश्वरी था, और माहेश्वरी की एक कला है, एक खूबी है, जो कोई चला नहीं सकता है, उसे उसने कंपनी को सफलतापूर्वक चलाया। आमदनी बढ़ती गई, फिर हमारी महत्वाकांक्षा जागृत हुई। अब हमारी नजर हमारे कस्टमर्स पर पड़ी। मुंबई में हमारे कस्टमर्स मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते थे, हम प्रोडक्ट बनाते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे। पान पर चर्चा में फिर वापस वही बात, इनको देने की बजाय हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें तो आमदनी तो ज्यादा हो सकती है। 2016 में हमारे परिवार का पहला सदस्य यानी कि मैं दिगंबर उद्योग व्यापार के विस्तार के लिए विदेश जाने निकला। जाना था नाइजीरिया, अफ्रीका। घर में पता चला, घर में रोना धोना शुरू हो गया। उनको किसी ने बताया कि नाइजीरिया में राक्षस के जैसे लोग रहते हैं, वहां जाना सुरक्षित नहीं, वहां जाना तो जाओगे लेकिन आना मुश्किल है। मम्मी का एक ही कहना, दिगंबर तू घणो लालची हो गया है। कभी हमने सपनों में भी नहीं सोचा था इस प्रकार की संपन्न संपृक्त वास्तविकता आज हमारी है। हमें कुछ करने की जरूरत है, खड़ी मत जा। मेरी फितरत कंफर्ट जोन में रहना नहीं, महत्वाकांक्षों को दबाना नहीं। मैं जहां पहुंचा नाइजीरिया, यह हमारी पहली विदेश यात्रा उद्योग व्यापार की बहुत बहुत सफल रही। पहले ही यात्रा में मैंने 50 to 40 फीट कंटेनर्स की एडवांस के साथ ऑर्डर्स लाई, जो हमारे इंपल्स फार्मा के लिए अगले 3 वर्षों का काम था। इस प्रकार की सकारात्मक प्रतिसाद के कारण हमें और उम्मीद जागी। हम बार बार विदेश जाने लगे। इस उद्योग का विस्तार हमने अन्य अफ्रीका के अन्य देशों में भी विस्तारित किया। आज इंपल्स फार्मा ये 2 स्टार गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस है। 2013 से लेकर 2017 तक हमने अपनी कंपनी की कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 5 गुना बढ़ाई। 2017 से लेकर आज 2026 तक कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए, कई मार्केटिंग कंपनियों में हिस्सेदारी ली। इस तरह हमारा कारोबार बढ़ते गया। शुरू में मैं अकेला था, बाद में राजू भाई ने ज्वाइन किया। राजू दादा को और मुझे एक पुत्र संतान है। दोनों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन की डिग्री एमबीबीएस हासिल की। आप सब लोग जानते हैं ओपन कैटेगरी में एमबीबीएस की एडमिशन वो भी विजय मेडिकल कॉलेज पुणे में लेना, ये बुद्धिमत्ता का स्वयं परिचय है। वो पोस्ट ग्रेजुएट बनके सुपर स्पेशलिस्ट बनकर अपना उद्योग व्यापार कर सकते थे, लेकिन दोनों ने
पारिवारिक उद्योग व्यापार में शामिल होना प्रशस्त समझा। अब हमारी मैनेजमेंट की ताकत 4 गुना बढ़ी। हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम अपने उद्योग व्यापार की ऊंचाई 10,000 करोड़ की हो। बीएससी एनएससी में उसको लिस्ट करे, आईपीओ लावे और उसमें से जो रकम जमा होगी उससे 100 एकड़ में फार्मास्यूटिकल का हब बनावे, भारत वर्ष का सबसे बड़ा सीडीओ बने, सीडीएफओ बने। ये हमारा संकल्प है। मेहनत कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद भी है, हम हमारे संकल्प में जरूर पूरे होंगे। मैंने ये 10 मिनट में जो मेरी जर्नी बताई, जितनी सरलता से बताई उतना यह सफर सरल था नहीं। कई सारी परेशानियां आई, कई सारी कठिनाई। इससे हमने शिकस्त कैसे की, इससे हम क्या सीखे, हम आगे कैसे बढ़ते रहे, ये सुनना समझना काफी रोमांचकारी हो सकता था। समय सीमा को ध्यान में रखते समय इसका विस्तार आज यहाँ पर संभव नहीं। दूसरी एक बात बताना चाहता हूं, ये कहानी के पीछे का जो उद्देश्य यहाँ पर उपस्थित युवा नवोदित उद्यमियों को प्रेरणा मिले, उनके मन में सहजता से यह आए कि एक सामान्य परिवार का एक युवक निम्न स्तर की देहाती जीवन शैली से उठकर इस मुकाम तक आ सकता है, तो हम क्यों नहीं। केवल यह प्रेरणा उनमें, यह दीप उनमें जागे, यह भावना से मैंने ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत रखी। स्वयं का महिमा मंडन करना, स्वयं के मुखारबिंद से करना, इसमें मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव इस बात को जरूर समझे। यहाँ पर मेरा प्रथम चरण समाप्त हुआ। द्वितीय चरण में सफलता का मंत्र, व्यावसायिक सूत्रों की चर्चा करेंगे। परिस्थितियां सभी के साथ में हमेशा से एक जैसी नहीं होती। कई लोगों को बहुत कठिनाइयों से गुजरना होता है, लेकिन सबका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। इस संदर्भ में एक कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा। तमिलनाडु राज्य छोटा सा कस्बा रामेश्वर, यहाँ एक युवक का जन्म हुआ। घर साधारण, पिताजी मछुआरे, पैसों की कमी। स्कूल के बाद यह युवक अखबार बांट के घर का खर्चा चलाता था, लेकिन इसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसको वैज्ञानिक बनना था। जब ये अपनी मन की बात अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ करता तो सब लोग उसको हंस के डांटते थे, ये बस की बात नहीं। लेकिन इसने हार नहीं मानी, कड़ी मेहनत, कड़ी लगन से पढ़ाई की। इसरो डीआरडीओ में जाके पहुंचा। यह भारत का सुपुत्र भविष्य में मिसाइल मैन बना, उपरांत राष्ट्रपति बना। इस युवक का नाम था आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये युवाओं को संबोधित करते समय हमेशा कहते, लो थिंकिंग इज अ क्राइम। सपनों के बारे में बताते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, सपने तो वो है आपको सोने ही ना दे। इस प्रकार के इस महात्मा महानुभाव को के पुण्य स्मरण करके मैं आगे की बात आपके सामने रखता हूं। सफलता का मंत्र निर्धारित, सफलता की परिभाषा बताना चाहता हूं। निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त करना, नंबर 1। अर्थार्जन के श्रेष्ठतम उच्चतम इस प्रकार के स्रोत निर्माण करना जिससे प्रचुर मात्रा में अर्थार्जन हो, वो उद्योग पीढ़ी दर चलता रहे और स्वयं की, परिजनों की सभी सात्विक मंगल कामनाओं का समाधान कर सके।
समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, समाज के सभी विधायक रचनात्मक कार्यकलापों में योगदान देने की क्षमता को प्राप्त करना, स्वयं के पुरुषार्थ व्यक्तित्व चरित्र अभिगम के साथ में शाश्वत स्वरूप में सकारात्मक बदलाव समाज में लाने की क्षमता को प्राप्त करना, यह मेरी सफलता की व्याख्या है। सफलता कैसी प्राप्त की जा सकती है, इसके संदर्भ में मैं अपने विचार रखता हूं। हम देखते हैं विश्व में कई लोग अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, बहुत ज्यादा सफल होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो ऐसी क्या खूबियां उनमें होती होगी जिस वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे? अगर हम विश्व के अत्यंत प्रभावशाली समृद्ध संपन्न व्यक्तियों के जीवन गाथा जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कुछ आदत कुछ खूबियां एक समान दिखाई देती है। इन सभी आदतों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप में सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इन सभी खूबियों का विस्तार से विवरण समय सीमा के कारण संभव नहीं। कुछ बिंदुओं को स्पर्श करते हुए मैं इस विषय का समापन करता हूं। इन खूबियों में सबसे पहली महत्वपूर्ण खूबी थी, ये सब लोग सुबह जल्दी उठते थे, यानी कि रात में जल्दी सोते थे। 7 से 8 घंटे की निद्रा अनिवार्य है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। जिज्ञासुओं के लिए कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अर्ली मॉर्निंग मिरेकल्स अगर आप YouTube पर जाके एक्सप्लोर करते हो तो आपको बहुत सारा ज्ञान वहां पर प्राप्त हो सकता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरी खूबी के बारे में बताना चाहता हूं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य निरंतर विकसित और संतुलित रखने के लिए प्रतिदिन आपको एक विशेष अभ्यास करने की जरूरत है। जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको फिजिकल फिटनेस आने के लिए जिमिंग जॉगिंग जो करते हैं, बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। मनोरंजन की फिक्शन की किताबें पढ़ना मतलब केवल वक्त जाया करना। किताबें तो वो पढ़ी जानी चाहिए जिसमें विश्व के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तिमत्व उनकी जीवन गाथा जीवन चरित्र लिखे हो, जिसको पढ़कर आपके मनोमस्तिष्क में सकारात्मक वो प्रभावित करे, आपके भविष्य को नई दिशा नया आयाम दे। इससे आपका IQ डेवलप होगा। इमोशनल क्वेश्चन मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन योग प्राणायाम ध्यान धारणा ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। इसमें आपका EQ इमोशनल क्वेश्चन डेवलप होगा। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सुप्रीम पावर ईश्वर से विशिष्ट समय पर प्रतिदिन प्रार्थना के माध्यम से अनुबंधित होना चाहिए, जिससे आपका SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन डेवलप होगा। आहार के विषय बताना चाहता हूं कि सम्यक मात्रा में सही समय पर शुद्ध संतुलित शाकाहार करना, अपने माता पिता गुरुजनों के ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों के प्रति श्रद्धा विश्वास समर्पण कृतज्ञता भाव से व्यवहार करना, इससे आपको ह्यूमिलिटी और मैच्योरिटी आती है। विनम्रता ग्रैटिट्यूड, जीवन में ग्रैटिट्यूड अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। विचार मंथन से संकल्प की प्रवृत्ति होती है और संकल्प से ही
सफलता की यात्रा शुरू होती है। इस प्रकार के उच्चतम श्रेष्ठतम संकल्प का अपने मन में दृढ़ता के साथ निर्धारण करने से, निरंतर उसका चिंतन करने से अपने मनोमस्तिष्क में एक प्रतिमा अंकित होती है और इससे आपको विशेष प्रकार का एटीट्यूड, विशेष प्रकार का अभिगम मिलता है और यही आपके संकल्प को सिद्धि तक, सफलता तक पहुंचाता है। Strong desire to become rich, strong desire to become famous, strong desire to become influential. मुझे धनवान बनना है, मुझे सुप्रसिद्ध बनना है, मुझे प्रभावशाली बनना है, इस प्रकार का लक्ष्य अपने मन में रखना। प्लीज बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर विश्वास करो, इसका प्रयोग करो। बिलीव इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस पर भी विश्वास करो, इसका भी अभ्यास करो। बिलीव इन साइंस ऑफ अफर्मेशन पॉजिटिविटी, इसका भी अभ्यास करो। प्लीज बिलीव इन सुप्रीम पावर, ईश्वर पर श्रद्धा निष्ठा रखो। नियमित रूप से भगवान की साधना करो। मैं स्वयं प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा ईश्वर की साधना करता हूं। विश्वास करो, कठिन परिस्थितियों में उससे उभरने के लिए, आप में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए आत्मबल ढलना नहीं चाहिए, इसके लिए। और आप स्वयं को सुरक्षित और निरंतर विकसित रहेंगे, इस प्रकार की भावना आप में जागृत होगी। ऐसा लगेगा कुछ भी हुआ तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। यहां एक शेर सटीक बैठेगा, फानुस बनकर हिफाजत जिसकी हवा खुद करे, जो क्षमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। आपका जन्म गुर्बत में, गरीब परिवार में हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक अगर आप गुर्बत में रहे तो 100% आपकी गलती है। ओछी सोच, ओछा लक्ष्य, ओछा संकल्प पाप है। थिंक बिग, थिंक बिग। इसके बारे में HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दीपक जी पारिक कहते हैं, वो क्रिकेट के T20 मैच का उदाहरण देते हैं। 20 ओवर्स, 60 बॉल्स, सेट योर टारगेट टू हिट 720 रन्स, हार गेंद पर सिक्सर। इस प्रकार का आप उच्चतम लक्ष्य रखो। पहले अपने क्षेत्र का चयन करो, किस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाना है। युवाओं से कहना चाहता हूं, उस क्षेत्र में किस मुकाम पर पहुंचना है, उसको लक्ष्य को सेट करो, रोड मैप बनाओ, मेंटर्स, उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में उस क्षेत्र का औपचारिक शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं विशेष रूप से महेश भाई बहनों को, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ऑप्टिमम एजुकेशन इज इनफ। व्हाट इज ऑप्टिमम? मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन। ना कि आप यह डिग्री, वो डिग्री, PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन करते चक्कर में अपना उद्यत जगत का कीमती समय वेस्ट करो। अर्ली यू स्टार्ट, अर्ली यू रीच। तो आपको ऑप्टिमम एजुकेशन लेना है, उसी क्षेत्र की नामांकित कंपनियों में आपको शामिल होना है, जिम्मेदारियां लेनी है, उसे सुचारू रूप से निभाना है। निरंतर उसी क्षेत्र में काम करने से आप में एक्सपर्टीज आएगी। आप क्वालिफाइड हो गए, एक्सपीरियंस मिल गया, आप एक्सपर्ट्स हो गए, आपको नॉलेज आ गया, आपकी विजडम आ गई। अब ये समय है आप उस कंपनी से परे हो जाओ, स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, आत्मविश्वास के साथ।
शुरू में उसी क्षेत्र में ट्रेडिंग करो, खूबसूरत प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाते जाओ, कस्टमर बेस बढ़ाओ, एक इस किस्म का यूएसपी प्रोडक्ट डेवलप करो कि जिससे आपकी कंपनी की पहचान बन जाए। यंग इंथुजियास्टिक मार्केटिंग डेवलप करो, आत्मविश्वास के साथ अपना मार्केटिंग को स्केल अप करो। जिस दिन आपको लगे कि मुझे एक साइजेबल मार्केट मेरे हाथ में आ गया है, उस दिन स्वयं को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुश करो, प्रेरित करो, विश्वास करो। वर्ल्ड की विश्व का इतिहास है, जहां जहां पर भी जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन देशों में औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक विकास जहां पर हुआ, वो क्षेत्र संपन्न हुए, समृद्ध हुए। हमारे समाज का भी उदाहरण ले लो, बिरलास इंडस्ट्रीज में आ गए, सब इंडस्ट्रीज में आगे आए। तो आप एंटरप्रेन्योर के मन में ये लिख लो कि मेरा अंतिम लक्ष्य मुझे इंडस्ट्री डालना है, उसी क्षेत्र की। इस प्रकार से आप संकल्प करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, इंटेंस हार्ड वर्क, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। इसमें शंका करने की जरूरत नहीं। इस सफलता की यात्रा में आपको कई असफलता के क्षण आएंगे, ऑब्स्टेकल्स, टर्बुलेंसेस, अप एंड डाउन, सेटबैक्स, फेल्योर। डरना नहीं, हटना नहीं, छोड़ना नहीं, बने रहना। इस विषय में Alibaba.com के चेयरमैन जैक मा का बहुत खूबसूरत कोट है। वो कहते हैं, इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ टुडे इज बैड, टुमारो इज वर्स्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। But irony is that most of the entrepreneurs die next day evening. They don't exist to see the beautiful day after tomorrow. Crux of the saying is that perseverance is the key to success. सफलता का मंत्र यही है कि आप बने रहो। अब आपको सफलता प्राप्त हुई तो किस प्रकार के आचार संहिता का पालन करना चाहिए, इसके बारे में मेरे विचार रखता हूं। सफलता का श्रेय कदापि स्वयं के पुरुषार्थ को ना दे, इसे ईश्वर को समर्पित करें। ऐसा समझे कि ईश्वर ने आपका चयन विशेष कार्य के लिए किया है। प्राप्त लक्ष्मी, प्राप्त धन का विनियोग भी उसके मर्जी से करे, विश्वस्त बन के करे, ना कि स्वयं के उपभोग में उसको लाए। आपकी सफलता में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कई महानुभावों का, स्नेहीजनों का, मित्रों का, परिजनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान होता है। इसका निरंतर स्मरण रखें। इससे क्या होगा, प्राप्त धन, सफलता आपके सर चढ़ बोलेगी नहीं। आपके आचार विचारों में इस प्रकार की सात्विकता, सादगी आएगी कि आपके पैर सदैव जमीन पर बने रहेंगे और आप समाज में विशेष मान सम्मान को प्राप्त होंगे। सफलता जैसे ही आपको प्राप्त हुई, कई जिम्मेदारियों का आपको चयन करना है। प्रथम चरण की सफलता में अपने परिजनों के उत्थान के लिए काम करो। द्वितीय चरण में अपने समाज के उत्थान में काम करो। तृतीय चरण में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान के लिए काम करो। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र उत्थान के बाद निखिल तो कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ के युवाओं को, उनके महानुभावों को, उनके गुरुजनों को, उनके अभिभावकों को कि भारत माता का एक भी मेधावी युवा युवती को अपने भविष्य निर्माण के लिए विदेश जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसको सोचना ही नहीं है, अन्यथा उनकी ये सबसे बड़ी भूल होगी। अभी समय बदल गया है, निरंतर बदल रहा है।
आप सौभाग्यशाली हो कि आपका भविष्य निर्माण का काल और भारत माता का अमृत काल एक ही दौर में आया। आप सब लोग जानते हो कि भारतवर्ष इस विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारतवर्ष इसकी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतवर्ष इस विश्व का सबसे ज्यादा लोक संख्या वाला देश है। 150 करोड़ आबादी के साथ मानव संसाधन में हम प्रथम क्रमांक पर आते हैं। भारतवर्ष सबसे ज्यादा युवा राष्ट्र है। भारतवर्ष की औसतम आयु 29 वर्षों की है, यानी आधी आबादी 29 वर्षों के नीचे, आधी आबादी 29 वर्षों के ऊपर। भारतवर्ष सबसे इस विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 2015 में हम 10वें क्रमांक की अर्थव्यवस्था थी, आज हम चतुर्थ क्रमांक की अर्थव्यवस्था है। 2047 में जब हम स्वतंत्रता की गौरवशाली शताब्दी बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते होंगे, उस वर्ष भारत वर्ष की अर्थव्यवस्था इस विश्व में प्रथम क्रमांक की होगी। विश्व गुरु महासत्ता बनना, विश्व गुरु बनना, विकसित भारत बनना, यह सपना साकार हुआ होगा, इसमें मुझे विश्वास है। आपको भी शंका रखने की जरूरत नहीं, आपको भी विश्वास करना है। विश्व के कुल 204 देशों में से 162 देशों से विदेशी निवेश भारतवर्ष में निरंतर आ रहा है। यह एक विश्व उच्चांक है। विश्व के किसी भी एक देश में इतने देशों ने कभी निवेश किया नहीं, ये एक विश्व उच्चांक है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो विदेशी निवेश है, हर वर्ष प्रतिवर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में आ रहा है। हर वर्ष पहले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। विदेशी मुद्रा अपने देश में आने का केवल यह मतलब नहीं कि विदेश का धन अपने देश में आ रहा है, इसके मायने कुछ और है। विश्व के पूंजीपतियों का आपकी प्रामाणिकता पर, आपकी उद्योजकता पर, आपके कर्मठता पर, आपकी पारदर्शिता पर, आपके उज्जवल भविष्य पर विश्वास है। स्टार्टअप्स के बारे में पूरे विश्व की भारतवर्ष राजधानी बन गई है। पूरे विश्व में भारत के स्टार्टअप्स की चर्चा हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में इस मिशन की शुरुआत की। वहां केवल 452 स्टार्टअप्स थे। आज 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स कार्यरत है। यह भी एक विश्व उच्चांक है। हर 15 दिनों में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा है। यह भी एक विश्व उच्चांक है। यहां पर उपस्थित सभी मेरे महेश भाई बहनों को ये सब अंक सुनकर काफी खुशी होती होगी, रोमांचित होते होंगे। विश्वास करो, ये तो केवल शुरुआत है। इसलिए सभी युवाओं को बोलना चाहता हूं कि किसी को अपना भविष्य निर्माण के लिए विदेश जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यहाँ पर अनंत अवसर उपलब्ध है। हमारे परिवार का समाज के प्रति जो अनुराग योगदान है वो संक्षेप में बताकर मैं समापन करता हूं। 30 वर्षों पहले मैं जब पालघर गया, छुट्टी के दिन हर घर घर जाके माहेश्वरियों को ढूंढ निकाला, उनको एकत्रित किया और महेश मंडल की स्थापना की। कई वर्षों तक मैं उसका अध्यक्ष रहा। उस समय पालघर थाना जिले में आता तो थाना जिले का उपाध्यक्ष रहा। फिलहाल मैं आदरणीय संदीप जी माहेश्वरी, संदीप जी काबरा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का मानद कार्यकारिणी सभासद हूं। आज तक समाज ने जो जो जिम्मेदारियां दी है, हमने, हमारे परिवार ने बखूबी से उसको निभाया है। 25 साल की मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने एक भी माहेश्वरी से 1 रुपया भी फीस कभी ली नहीं।
इस कृपणता, इस प्रकार का स्नेह, आत्मीयता, सम्मान मुझे अपने समाज के प्रति है। जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से जब भी किसी विधायक रचनात्मक कार्यकल्पों में योगदान देने की बात आती है, आह्वान आता है, तो मैं, मेरा परिवार तन मन धन से उससे जुड़ जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि में बनने जाने वाला शौर्य भवन हो, महाकाल नगरी में, महाकाल नगरी उज्जैन में बनने वाला महेश धाम हो, बेसहारा असहाय अपने महेश भाइयों को अर्थ सहायता देने वाली महेश सेवा निधि हो, सहयोगी ट्रस्ट हो, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली एमबीपीओ हो, फार्मा क्षेत्र में काम करने वाली एमपीपी हो, करुणा की आपदा में इंजेक्शन रेमडेसिविर उपलब्ध कराना, वितरण करना इसकी जिम्मेदारी हो। इन हर समय पर हमारे परिवार ने अपना दायित्व निभाया है, मुझे इस बात की खुशी है। अंतिम चरण में मैं एक माहेश्वरी मधुबन की संकल्पना और मेरा संकल्प आपके सामने रखता हूं। केवल 2 मिनट में मेरा समापन करता हूं। आज भी मेरे महेश भाई बहन जो बुजुर्ग है, ऐसे कई लोग निराधार है, असहाय है, अकेलेपन में गुर्बत की जिंदगी बिता रहे हैं। अगर आप इनको मिलो, इनको सुनो, इनको देखो, इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाएगी, मन चिंतित होगा, हृदय द्रवित होगा, आंख नम होगी। महेश सेवा निधि एवं सहयोगी ट्रस्ट के माध्यम से इन्हें हर महीना आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। कल जाके इन बुजुर्गों को पर्याप्त राशि मिल भी जाए तो भी कुछ सवालों के जवाब शेष रहेंगे, जैसे कि इनका अकेलापन हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुर्बलता हो, मेडिकल इमरजेंसीज हो। यह सब देखकर मेरे मन में एक कल्पना सूजित हुई, उसका नाम मैंने रखा माहेश्वरी मधुबन। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की दुर्दशा का शाश्वत समाधान इससे जरूर हो सकता है। तो यह माहेश्वरी मधुबन क्या है? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में 25 एकड़ जगह लेकर वहां पर भव्य दिव्य दत्त भगवान का मंदिर हो, जहां पर शुरू में 50 रूम्स बनावे जो ट्विन शेयरिंग हो, वहां पर कॉमन कैंटीन हो, वहां पर सत्संग, कीर्तन, मनोरंजन के लिए एक बड़ा ऑडिटोरियम हो, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए वहां डॉक्टर्स उपलब्ध हो, क्लिनिक हो, अस्पताल हो, वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए विशेष बस का आयोजन हो। इन सभी परिवारों को, इन सभी मेरे महेश भाई बहनों को एकत्रित वहां पर मैं लाके रखना चाहता हूं, जिससे उनके खाने पीने, रहने की, स्वास्थ्य की उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका अकेलापन दूर हो जाएगा, समकक्ष लोगों के साथ उठने बैठने के साथ उनको आत्मविश्वास बढ़ेगा, उदासीनता दूर होगी, उनके संपूर्ण स्वास्थ्य में इजाफा होगा और उनका उत्तरार्ध अंतिम क्षण बहुत खुशी से जाएगा। इस कार्य से जो जो लोग हम उससे जुड़ेंगे, हमको खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और हम बड़े विश्वास के साथ, गर्व के साथ बता सकेंगे कि भारतवर्ष का माहेश्वरी एक भी भाई बहन ऐसी नहीं है कि जो अकेली है, जो गुर्बत में है, जिसको कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, जिसको स्वास्थ्य सुविधा नहीं।
इन सब को पर्याप्त व्यवस्था हमने की, इस प्रकार का गर्व हमें महसूस होगा। भाइयों, अगर आपको ये संकल्पना पसंद आई तो जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें और तन मन धन से उससे जुड़े। अंतिम में कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा मैं जिस आविर्भाव से, जिस आत्मविश्वास के आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चारित्र को, मेरे वक्तृत्व को, मेरे नेतृत्व को, मेरे कर्तृत्व को, मेरे दातृत्व को जिन्होंने दिशा दी, जिन्होंने आयाम दिया, उन सभी प्रातस्मरणीय विभूतियों के स्मरण में यहाँ पर करना चाहता हूँ। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे इष्ट दैवत भगवान दत्तात्रेय और उनका परिवार श्रीपाद श्री वल्लभ श्रीमन नृसिंह सरस्वती श्री स्वामी समर्थ आते हैं। हमारे नाना जी, हमारी नानी जी जिन्होंने हमें आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा दी। हमारे पिताजी जो इस पूरे विश्व में सबसे बड़े प्रशंसक रहे। माता जी, मेरे बड़े भाई राजू दादा जो 30 जनवरी को शांत हुए, वो मेरे सखे थे, मेरे प्यारे थे, मेरे दोस्त थे। अंत में मेरी धर्म पत्नी पतिव्रता योगिता सहचारिणी जो यहाँ पर मंच पर उपस्थित है, कमला फाउंडेशन की आप अध्यक्षा है। मैंने इनके नाम के पूर्व पतिव्रता नाम का उच्चारण इसलिए किया, आप विश्वास करो संहिताओं में जब भी ऋषि मुनियों में पतिव्रता की व्याख्या की होगी, योग्यता की व्रत सामने रखी होगी, इस प्रकार का आचरण इन्होंने हमारे परिवार में दिया है आज तक। मंगल कामनाएं देना चाहूंगा, आप सभी अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाई हासिल करें, स्वयं का नाम, समाज का नाम, परिवार का नाम, राष्ट्र का नाम रोशन करे। इस किस्म का कुछ कर दिखाए कि इतिहास भी आपके लिए एक पन्ना रिक्त रखे। उस रिक्त पन्ने को अपने अपने व्यक्तित्व चारित्र से रंगीन करना है। क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में यारो, क्या होगा? कुछ तो होगा तो तजुर्बा होगा। कबीरा कह गए, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार इस जिंदगी में यारो, पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहे। आपकी जोरदार तालियों के बीच इस मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। खुश रहो, खुशियां बांटो। फिर जरूर मिलेंगे किसी अन्य दिन, किसी अन्य मंच पर, किसी अन्य विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महेश, जय श्री राम।